बैक टू द नेक्स्ट वीडियो इम्पोर्टेंट कंक्रीट नोट्स। तो हम लोग 9 तक बात कर चुके थे। अब 10 क्वेश्चन देखेंगे। 10th नंबर, व्हाट इज हाइड्रेशन एंड डिस्कस द फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ हाइड्रेशन डिपेंड्स। सबसे पहले हाइड्रेशन क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो हम लोग सीमेंट के साथ वाटर का मिक्स करते हैं, सीमेंट के साथ वाटर का, तो इस दोनों के बीच एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग का हीट रिलीज होता है, और उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक तरह का क्या कर सकते हैं हम, जैसे द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन सीमेंट एंड वाटर। सीमेंट और वाटर के बीच जो केमिकल रिएक्शन होता है, यहाँ पे सीमेंट एंड वाटर के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन। और ये रिएक्शन चूंकि हाइड्रो मतलब कि इसमें एक्सोथर्मिक होता है नेचर, जिसके कारण कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है इस हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के दौरान। और इस जो हीट रिलीज होता है उसी को हम लोग कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन हम लोग समझ गए, सिंपल सा एक रिएक्शन है सीमेंट और वाटर के मिलाने के बाद जो होता है। अब किस फैक्टर पे डिपेंड करता है हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो सिंपल सा टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर आपका रिएक्शन हो रहा है उस पर पहला तो टेम्परेचर डिपेंड करेगा, सीमेंट कितना फाइन है, फाइननेस ऑफ सीमेंट, और तीसरा है ये कौन कौन सा इंग्रेडिएंट सीमेंट में यूज हुआ है, जैसे कि सिंपल सा लाइम कितना यूज हुआ है या इसका एल्यूमिना कितना यूज हुआ, ये सब उसका इंग्रेडिएंट जो सीमेंट का होगा उस पर भी डिपेंड करेगा हम लोग का रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो अब बात करते हैं व्हाट राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लाइज। फ्लाइज जनरली दो क्लास का होता है। एक होता है एज पर एसटीएम, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल, इसका फुल फॉर्म होता है। तो फ्लाइज को दो क्लास में हम लोग डिवाइड किए हैं, क्लास सी और क्लास एफ। तो हम लोग सब बात करते हैं क्लास सी क्या होता है। क्लास सी एक ऐसा क्लास है फ्लाइज का जो कि जिसमें हम लोग के कंबेशन ऑफ लिग्नाइट और या फिर सब बिटुमिनस कोल का जो कंबेशन होता है उसके कारण हम लोग को फ्लैश मिलता है। और इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड का मात्रा जो होता है 10% से ज़्यादा होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का मात्रा 10% से ज़्यादा होता है, जिसके कारण सीमेंटिटियस प्रॉपर्टीज अपोजिलिनिक प्रॉपर्टी के अलावा इससे हम लोग को मिलता है। तो इसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होता है इस क्लास सी के पास, इसमें 10% से ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड होता है और ये मिलता है कंबशन ऑफ लिग्नाइट से। 3 पॉइंट आपको याद रखना है। और क्लास सी, सी से कंबशन, और इसमें सी से कैल्शियम ऑक्साइड, और कंबशन किसका, लिग्नाइट का, और 10% से ज़्यादा। और इसमें क्या, सी से सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज, यानी सी वर्ड से आपको बहुत कुछ हिंट मिल जाएगा। सी से क्लास सी, उसका फिर कंबशन, उसका सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज होगा, 10% ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड होगा, याद रखने के। लिस्ट वेरियस टेस्ट टू डिटरमाइन द टेंसाइल। कंक्रीट का जो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए तुम लोग पता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे चेक होता है वो। लेकिन अब बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो कंक्रीट होता है कंप्रेशन में क्या होता है, कंक्रीट अगर सिंपल से बात करें, कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, टेंशन में वीक होता है। कंप्रेशन तो हम लोग जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब बात करते हैं सर टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करने का कभी जरूरत पड़ता है, तो उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर चेक करना है कंक्रीट का तो उसको दो तरह से हम लोग कर सकते हैं, दो टेस्ट का यूज करते हैं। पहला स्प्लिट टेंसाइल और दूसरा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट। बात करते हैं सेंटर पॉइंट लोडिंग मेथड क्या होता है। सिंपल सा इसमें क्या होता है कि ये एक तरह का इस फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, मतलब जब फ्लेक्सर जो होता है इसमें दो तरह का होता है, थर्ड पॉइंट लोडिंग, इसमें थर्ड पॉइंट लोडिंग या फिर सेंटर पॉइंट लोडिंग बात करें तो ये फ्लेक्सर स्ट्रेंथ का ही एक तरीका होता है फ्लेक्सर चेक करने का, जिसमें कि हम लोग लोड जो होता है सेंटर पे अप्लाई करते हैं। सिंपल में इतना आप समझ सकते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्मिथ रिबॉन्ड हैमर। तो रिबॉन्ड हैमर का प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल को थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा। ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो रिबाउंड होता है किसी भी इलास्टिक, जैसे कि एक मेरा मान के चलिए सिंपल सा कॉलम है, तो इसका प्रिंसिपल ये है कि जो होता है कि रिबाउंड मतलब कि इस पे कोई चीज प्रेस की है तो उसका जो रिबाउंड इस पे डिपेंड करता है कि हार्डनेस ऑफ कंक्रीट। द प्रिंसिपल एक बार पढ़ लेते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल that the rebound and of elastic mass depends on the hardness of the concrete surface against which the mass, मतलब कि
जो रिबाउंड होगा वो इस पे डिपेंड करेगा, जिस सरफेस है उसका कितना हार्ड है जिस पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्या कहता है, इलास्टिक मास का स्ट्राइक कर रहे हैं जो मास को, वो उसका जो रिबाउंड होगा जितना हार्ड होगा उतना कम रिबाउंड मिलेगा, मतलब उस पर डिपेंड करता है। तो इसी प्रिंसिपल पर रिबाउंड हैमर को हम लोग बनाए हैं। तो रिबाउंड हैमर में होता क्या है, जब प्लंजर जो होता है रिबाउंड हैमर का इस सरफेस के अगेंस्ट प्रेस किया जाता है, तो उसके तो उसमें जो स्प्रिंग कंट्रोल मास जो होता है हैमर में, वो रिबाउंड करता है, और उसी रिबाउंड को हम लोग रीडिंग को नोट करते हैं, उससे हम लोग हाँ रिबाउंड हैमर टेस्ट पता करते हैं। तो इसका एक सिमेट्रिक डायग्राम क्या होता है, यहाँ पे एक पिन टाइप में इसको हम लोग प्लंजर कहते हैं। ये यहाँ पे स्प्रिंग कंट्रोल है, यहाँ ये मास है क्योंकि इस पे क्या होता है, प्रेस किया जाता है। यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे कुछ स्केल होता है जहाँ पे स्केल में हम लोग को स्केल रीडिंग दिया रहता है। ये राइडर है, ट्यूबुलर हाउसिंग है, और यहाँ पे एक बटन होता है जिससे हम लोग को रिलीज किया जाता है। तो ये है रिबाउंड हैमर का डायग्राम। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग पल्स वेलोसिटी? जो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट करते हैं, तो उसमें जो पल्स वेलोसिटी किस किस फैक्टर, कौन कौन सा फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करता है, तो उसको हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि हम लोग जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी। सिंपल सा ये कंक्रीट है, तो इसमें कुछ इस तरह का एक सेटिंग सर्किट होता है। तो सबसे पहले सरफेस कंडीशन, कंक्रीट का जो सरफेस कंडीशन कैसा है, उसमें फिर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है कम है, इस पर भी डिपेंड करेगा पल्स वेलोसिटी। उसका भी कितना पाथ लेंथ हो सकता है, जैसे अगर यहाँ पे दूसरा यहाँ पे कर रहे हैं तो पाथ लेंथ अलग है, और यहाँ से यहाँ करें तो पाथ लेंथ अलग है, यानी पाथ लेंथ पे डिपेंड करेगा। शेप एंड साइज ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, टेम्परेचर, स्ट्रेस टू विच द स्ट्रक्चर, मतलब कितना स्ट्रेस कंक्रीट पे लग रहा है या उस कंक्रीट मास पे, उस पर भी डिपेंड करेगा पल्स वेलोसिटी। उसका फिर हम लोग रेनफोर्सिंग बार जो होता है इसके अंदर जो भी स्टील यूज किए हुए हैं, उस पे वो भी अफेक्ट करता है हम लोग का पल्स वेलोसिटी को। एंड कॉन्टेक्ट बिटवीन ट्रांसड्यूसर एंड रिसीवर, मतलब कि ट्रांसड्यूसर जो होता है इसके बीच में जो होता है कॉन्टेक्ट कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। ट्रांसड्यूसर में तुम्हारा हम लोग का एक होता है क्या होता है, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, दो पार्ट होता है ट्रांसड्यूसर का। तो उसका और कंक्रीट के बीच में जो कॉन्टेक्ट है वो भी अफेक्ट करता है पल्स वेलोसिटी को। क्रैक्स एंड वॉइड्स है कंक्रीट में, तो उससे पल्स वेलोसिटी मेरा चेंज होगा। और डेंसिटी ऑफ मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट पे भी के कारण भी हम लोग का पल्स वेलोसिटी अफेक्ट होता है। अब पल्स वेलोसिटी मेथड को एक्सप्लेन करना है। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट इज इन सेटू, मतलब कि हम लोग किसी साइट पे, और नॉन एक तरह क्या है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी एनडीटी है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, जो कि हम लोग डायरेक्ट ऑन साइट यूज करते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट को चेक करते हैं, क्वालिटी ऑफ कंक्रीट। अब इसको कैसे करते हैं हम लोग, सिंपल सा होता है क्या, इसमें एक पल्स जनरेट होता है अल्ट्रासोनिक पल्स, जो कि कंक्रीट के एक तरह से, मतलब कि यहाँ पे सिंपल से एक ये बीम है, तो यहाँ पे एक पल्स जनरेट किए, और ये पल्स यहाँ पर से कुछ इसका डायग्राम से हम लोग बात करते हैं, जैसे कि ये मेरा मान के चलिए एक स्पेसिमेन है, तो यहाँ पे ट्रांसमीटर एक लगा दिए, दो मेरा ये कहता है दो अ, एक दो ट्रांसड्यूसर का यूज करते हैं, मतलब कि सर्किट इस तरह का होता है, तो एक पार्ट यहाँ पे यूज करता है और दूसरा पार्ट यहाँ पे, यहाँ से अल्ट्रासोनिक पल्स जनरेट होता है, जो कि यहाँ से ट्रेवल करता है और यहाँ से रिसीव करता है। उस ट्रांसमिट और रिसीव होने में जो समय लगता है, यहाँ कुछ पाथ लेंथ होगा, तो उसी के अनुसार हम लोग चेक करते हैं कि मेरा क्वालिटी ऑफ कंक्रीट कैसा है। हायर वेलोसिटी, मतलब अगर वेलोसिटी बहुत हाई है तो उससे पता चलता है कि जो क्वालिटी ऑफ कंक्रीट है बहुत अच्छा है, क्योंकि जब वेलोसिटी हाई कब होगा, जबकि यहाँ पे क्या हो, हर जगह मास मेरा फील हो, कोई क्रैक और वॉइड नहीं हो, तो उस समय मेरा क्या होगा, वेलोसिटी हाई होगा। तो हाई वेलोसिटी इस बात का इंडिकेशन होगा कि गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट है मेरा। और स्लो वेलोसिटी क्या करेगा कि हो सकता है क्रैक्स और वॉइड्स हो। तो पल्स वेलोसिटी का सिंपल सा होता है कि विथ ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मूला, अगर पल्स वेलोसिटी निकालना कैसे होता है, विथ ऑफ स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है इसका विथ कितना है, यानी पाथ लेंथ, और पाथ लेंथ अपॉन कितना टाइम लगा उसको, इससे मेरा क्या निकल जाएगा, अब वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ पर यूनिट टाइम। तो सिंपल सा वही है, विथ ऑफ स्ट्रक्चर एंड टाइम टेकन।
और इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। यहाँ से ये इस पार्ट से हम लोग का पल्स जनरेट किया और इस पार्ट से हम लोग का पल्स को रिसीव किया गया और यहाँ पे हम लोग का टाइम को डिस्प्ले किया जाता है कि कितना सेकंड लगा आपको ये पल्स जनरेट और रिसीव होने में। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट ये होता। व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर द मैन्युफैक्चर, मतलब कि रॉ मटेरियल कौन कौन सा यूज होता है बस सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो बेसिक बात करें तो रॉ मटेरियल और सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो लाइम सिलिका और एल्यूमिना होता है मेनली। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कंस्टिट्यूएंट कौन कौन सा होता है सीमेंट का। पहला है लाइम, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड हम लोग बात करते हैं। इससे क्या होता है, हम लोग का फंक्शन क्या है, ये कंट्रोल करता है स्ट्रेंथ और साउंडनेस को। इसका कंपोजिशन 60 से 65% है। दूसरा होता है सिलिका, जिसका जो ये भी क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लाइम और सिलिका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसका 17 से 25% होता है। एल्यूमिना, और ये किसके लिए कम होता है, क्विक सेटिंग के लिए। ये दोनों मेरा क्या है, स्ट्रेंथ के लिए। ये एल्यूमिना क्विक सेटिंग के लिए। आयरन ऑक्साइड का काम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया जो होता है, मैग्नीशिया ये होता है इम्पार्ट्स कलर और हार्डनेस, यानी इससे हम लोग जो सीमेंट का जो कलर होता है वो होता है। और आयरन ऑक्साइड जो होता है फ्यूजन में भी हेल्प करता है। मैग्नीशियम कलर और हार्डनेस प्रोवाइड करता है। बाकी जो होता है अल्कलाइन अल्कलिटी होता है। सोडा पोटास रेसिड्यू है। सल्फर डाइऑक्साइड अगर एक्सेस है तो इसको इससे सीमेंट अनसाउंड हो जाता है। ये था रॉ मटेरियल। वाटर बॉक्स कंपाउंड एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन। जैसे हम लोग वाटर को सीमेंट के साथ मिक्स किए तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यानी हाइड्रेशन, पिछले बात किए थे, हाइड्रेशन रिएक्शन होता है जिसको हम लोग हाइड्रेशन कहते हैं। तो हाइड्रेशन प्रोसेस बिगिन हो जाएगा और इसके अंदर जो कंट्री के अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो रिएक्शन अपना एक दूसरे के साथ स्टार्ट हो जाएगा और उस रिएक्शन का रिजल्ट होगा क्या, कुछ कंपाउंड बन के आएंगे। उस कंपाउंड को हम लोग, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम लोग कहते हैं बॉक्स कंपाउंड। वाटर सीमेंट का जो हाइड्रेशन हुआ, हाइड्रेशन कंक्रीट में अपना वो स्टार्ट किया रिएक्टिंग, जितना इंग्रेडिएंट है एक दूसरे से स्टार्ट किया रिएक्शन और वहां से कम्प्लेक्स कंपाउंड बना। उस कम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं बॉक्स कंपाउंड। और चार तरह का बॉक्स कंपाउंड होता है, बात करते हैं। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट C3S, डाइकैल्शियम, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम, यानी C3S ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, C2S डाइकैल्शियम सिलिकेट, C3A ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, sorry, C3S tricalcium silicate, C2S dicalcium silicate, and C3A tricalcium aluminate, and C4A, शॉर्ट में इसको लिखने का तरीका, C4 टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनियम फोरेट। बात करते हैं कि इस सबका पारा बॉक्स कंपाउंड का क्या काम होता है। ये क्या होता है, सीमेंट यानी सीमेंट को कुछ सेटिंग में हेल्प करता है, यानी हाइड्रेट बहुत जल्दी हो जाता है, हाइड्रेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को अर्ली स्टेज पे स्ट्रेंथ मिल जाता है C3S की वजह से। एग्जांपल रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, उसमें C3S का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण अर्ली स्टेज में ही सेटिंग हो जाता है। डाइक कैल्शियम सिलिकेट, इसको याद रखना, यहाँ पे C3 है यानी 3 को C है, तो इसका मतलब है जल्दी क्विक सेटिंग हो रहा है। जहाँ पे C3 देखिएगा वहाँ जल्दी रैपिड, मतलब कि जिससे अर्ली एज में भी, मतलब अर्ली स्टेज में ही स्ट्रेंथ मिल जाएगा, जिसके कारण कैल्शियम में, इसमें जो होता है डाइकैल्शियम स्ट्रेंथ मतलब प्रोवाइड करता है 7 days से लेके 1 year तक। तो इसमें लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, इसमें आपका हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन C3 है, C3 में हाई हीट, C2 में लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। एग्जाम्पल इसका लो हीट सीमेंट, इसमें रैपिड हार्डनिंग था। ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट्स यानी C3A, क्या था, हाँ ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट C3A। इसको बहुत स्मॉल कंट्रीब्यूशन होता है कि मतलब 24 आवर्स में बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन देता है, लेकिन इसमें C3 बात करते हैं, C3 में क्या होता है, हमेशा हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, यहाँ भी हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है लेकिन बहुत स्मॉल कंट्रीब्यूशन होता है। और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड का बहुत बहुत कम रहता है, कंपेरेटिवली इनएक्टिव मान के चलते हैं। अब बात करते हैं कुछ हम लोग
डिफिनेशन या फिर कुछ टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं कंक्रीट का। पहला बात करते हैं मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है। मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट इस बात को डिफाइन करता है कि कितना क्यूरिंग प्रोसेस हो चुका है। ये सिंपल क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन कंक्रीट, यानी कंक्रीट का टेम्परेचर और उसका जो टाइम के बीच में लगा उसके बीच में रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले मैच्योरिटी को हम लोग कैसे निकालते हैं, सिग्मा टी माइनस टी नोट इंटू डेल्टा टी। यहाँ एम से क्या मैच्योरिटी इंडेक्स, टी से एवरेज कंक्रीट टेम्परेचर, डेल्टा टाइम में कितना कंक्रीट का टेम्परेचर रहा और वो डेटम को क्या रखे थे। तो ये सिंपल सा एक रिलेशनशिप होता है मैच्योरिटी, इस बात को कितना क्यूरिंग हो चुका है, और आसान भाषा में याद रखे तो। फैक्टर अफेक्टिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट का। तो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करता है सीमेंट कंटेंट कितना होता है, कंपोजिशन ऑफ सीमेंट कितना है, वाटर सीमेंट रेशियो अफेक्ट करेगा, मिक्स प्रोपोर्शन करेगा, एग्रीगेट एग्रीगेट किस साइज का यूज करें। अगर छोटा साइज का एग्रीगेट करेंगे तो आसानी होगा हमको उसको मिक्स करने में, प्लेस करने में। सेप किस तरह का एग्रीगेट यूज करें, राउंड या एंगुलर, ग्रेडिंग क्या है एग्रीगेट का, एडमिक्सचर अगर यूज कर रहे हैं तो और आसानी होगा। सप्लीमेंट्री सीमेंटेरियस मटेरियल यूज कर रहे हैं तो वो भी अफेक्ट करेगा वर्केबिलिटी को। एक्सट्रीम वेदर कंक्रीटिंग क्या होता है, जब कभी कंक्रीट को हम लोग एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में यूज करते हैं तो उससे उसका परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, बहुत हद तक उसके परफॉर्मेंस पे अफेक्ट आता है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आपका कौन कौन सा हो सकता है, जैसे कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो या बहुत टेम्परेचर बहुत कम है, अगर टेम्परेचर टू लो और टू हाई। लाइट वेट कंक्रीट, लाइट वेट कंक्रीट का जो हम लोग यूज होता है, पहले इसका फॉर्मेशन, इसका फॉर्म होता है, इसमें हम लोग फोमिंग या एयर ट्रेनिंग एजेंट का यूज करते हैं लाइट कंक्रीट में। लाइट बनाने के लिए एग्रीगेट की तरह लाइट फोमिंग या एयर ट्रेनिंग एजेंट यूज करेंगे तो कंक्रीट एग्रीगेट कम होगा, जिससे उसका वेट रिड्यूस हो जाएगा, तो उससे वेट क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। और इसका जो डेंसिटी वेरीज कितना करता है, 300 से 1850 केजी पर मीटर क्यूब, जबकि सिंपल नॉर्मल पीसीसी का वेट होता है, हम लोग का जो डेंसिटी होता है लगभग 2400 केजी पर मीटर क्यूब होता है, तो उससे बहुत कम है, इसलिए हम लोग इसको लाइट वेट कंक्रीट कैटेगरी का ये थोड़ा सा डाटा याद रख सकते हैं। अप्लीकेशन कहाँ यूज करेंगे, जहाँ भी हमको एस्थेटिक पर्पस होगा तो वहाँ भी लाइट वेट कंक्रीट यूज कर सकते हैं। लोड बियरिंग मेसनरी वॉल कंक्रीट ब्लॉक का यूज बना रहे हैं तो वहाँ लाइट वेट कंक्रीट यूज करेंगे। प्री कास्ट फ्लोर में फाइबर एफआरसी यानी फाइबर एनफोर्स्ड कंक्रीट की बात करें, एफआरसी क्या होता है, एफआरसी में इसमें क्या होता है, सिंपल से हम लोग का जो होता है सीमेंट मोटर के साथ जो कंक्रीट यूज करते हैं, सीमेंट मोटर या फिर सिंपल सा कंक्रीट का है, तो इसमें हम लोग डिसकंटिन्यूअस डिस्क्रीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सूटेबल फाइबर, मतलब इसमें फाइबर का यूज करना है, और कैसा फाइबर चाहिए हम लोग का, डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, डिस्क्रीट होना चाहिए और यूनिफॉर्म तरीका से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फाइबर। इट में ऑल्सो कंटेन पॉजिटिव एंड अदर एडमिस्टर, इसमें ये हो सकता है। इसका यूज हम करते हैं पाइप्स में, एफआरसी का पैनल्स, कर्टन वॉल्स, स्लैब्स। अच्छा, मेटाकोलिन क्या होता है, तो शॉर्ट नोट्स देख रहे, मेटाकोलिन इज अ डिहाइड्रोक्सिलेटेड फॉर्म ऑफ क्लेमेंडर, मतलब क्लेमेंट मिनरल जो होता है उसका डिहाइड्रोक्सिलेटेड फॉर्म होता है क्लेमेंट मिनरल का, मेटाकोलिन। इसका एग्जांपल, हम इसका हम लोग यूज करते हैं सेरामिक्स बनाने में, लेकिन कहीं कहीं हम लोग सीमेंट के रिप्लेसमेंट में भी इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास कुछ सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज होता है। डिफेंस शॉर्टक्रीट, शॉर्टक्रीट क्या होता है, जैसे सिंपल सा पंपिंग, कंक्रीट को जो पंपिंग करते हैं, पंपिंग की हेल्प से करते हैं, और कंक्रीटिंग करने का तरीका जो होता है उसी को कहते हैं शॉर्टक्रीट। पाइप के थ्रू हम लोग कहीं यूज करना होता है, तो उसमें वेलोसिटी बहुत हाई होता है। शॉर्टकट आप सिंपल सा समझ सकते हैं, पंपिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट को कहीं भी यूज करना पंप की मदद से, और उससे बहुत हाई वेलोसिटी होता है, जिससे इम्पैक्ट क्रिएट होता है, उससे उसको हेल्प होता है कंसोलिडेट होने में कंक्रीट को। घंटी घंटी होता है, फ्लाइंग मोटर होता है, मतलब कि इसको घंटी में भी क्या करना है, स्प्रे करने का यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेन डिफरेंस होता है इसमें, उसमें तो क्या होता है वाटर मिक्स होता है, लेकिन इसमें ड्राई शॉर्ट क्रिएटिंग उसको कहते हैं, मतलब इसमें वाटर को बाद में मिक्स किया जाता है, पहले वहां से ड्राई फॉर्म में कंक्रीट बाहर आता है। और इसका अप्लाई कहाँ करते हैं, कंस्ट्रक्शन फॉर
स्लोप का या स्टेबिलिटी या रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में बिल्डिंग रिटेनिंग वॉल में इसका यूज करते हैं कंटिंग का। बात करते हैं एनडीटी। एनडीटी हम लोग बात करें नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, तो इसमें क्या होगा, कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, होगा भी तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, बल्कि पार्शियल डिस्ट्रक्शन हो सकता है, थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन एनडीटी के दौरान। इसको हम लोग यूज क्या करते हैं, और स्ट्रेंथ निकालने में हार्ड एंड कंक्रीट का बिना डिस्ट्रॉय किए हुए। ड्यूरेबिलिटी, कंक्रीट का ड्यूरेबिलिटी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कंक्रीट का वो एबिलिटी जिससे इसको रेसिस्ट मिलता है, वेदरिंग एक्शन से इसको रेसिस्टेंस मिले, केमिकल अटैक से और अब्रेशन से। अपना जो डिजायर्ड जो हम लोग को इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी चाहिए उसको मेंटेन करते हुए सिंपल सा एक एबिलिटी है कंक्रीट का, वो क्षमता जिससे वो अपने आप को सुरक्षित या फिर अपने आप को रेसिस्ट कर सके वेदरिंग एक्शन से, केमिकल अटैक से, और मेंटेनिंग डिजायर्ड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट एसआरपीसी एक तरह का क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट है। एक तरह का पोर्टलैंड सीमेंट है जिसमें कि C3A कैल्शियम एल्यूमिनेट और आपका C4A का जो मात्रा है ये 25% से कम रहता है। इसका यूज कहाँ करते हैं, जहाँ हम लोग का सल्फेट की मात्रा ऐसा यूज करें, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ सल्फेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सल्फेट रेसिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट का यूज करते हैं। एप्लीकेशन फाउंडेशन, फाउंडेशन पाइलिंग वर्क, बेसमेंट अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, केमिकल फर्टिलाइजर। पॉलीमर कंक्रीट क्या होता है, ये स्पेशल टाइप का कंक्रीट है जहाँ पे हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर का यूज करते हैं बाइंडिंग मटेरियल। पॉलीमर कंक्रीट है हाई प्रॉपर्टीज, लो एनर्जी रिक्वायरमेंट। मतलब इसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी बहुत हाई होता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होता है, लेबर कॉस्ट भी कम पड़ता है, और उसका प्रॉपर्टी क्या है, इम्पर्मिएबल होता है, ड्यूरेबिलिटी हाई होता है, वेदर क्योंकि हम लोग पॉलीमर का यूज किया तो वेदर रिएक्शन का इफेक्ट बहुत कम पड़ता है। एग्जाम्पल ब्रिज डेक का कवरिंग है, वहाँ पे यूज कर सकते हैं, फ्लोर कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं, प्रीकास्ट में यूज करते हैं, और पेचिंग कंपाउंड में। फेरो सीमेंट इज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंस्टिंग, फेरो सीमेंट देखिए, हाँ फेरो से क्या होता है, आयरन। सिंपल सा फेरो से आपको फेरस याद आएगा, फेरस से आएगा आयरन, यानी आयरन से सिंपल सा वायर मेसेज आपको ध्यान में आ जाएगा। तो फेरस सीमेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जिसमें वायर मेसेज होता है, सीमेंट मोटार दोनों मिक्स होता है। इसका यूज कहाँ करते हैं, बहुत क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि इसका असल वेट बहुत कम होता है फेरस सीमेंट का, इसका तो मोटार नहीं समझ सकते इसको। इसमें स्किल वर्क का जरूरत नहीं पड़ता और फ्रेम वर्क का भी जरूरत नहीं पड़ता फेरस सीमेंट। प्रॉपर्टीज वर्सटाइल फॉर्म रेनफोर्स्ड, यानी वर्सटाइल फॉर्म रेनफोर्स्ड कंक्रीट का है। स्टील कंक्रीट पोर्टलैंड सीमेंट मोर्टार यहाँ स्ट्रेंथ डिपेंड करता है दो फैक्टर पे, कैसा सैंड और सीमेंट यूज किया है और किस तरह का हम लोग रेनफोर्सिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं। एप्लीकेशन हाउसिंग, मरीन, एग्रीकल्चर, रूरल एनर्जी। फ्लेक्चर टेस्ट ऑन कंक्रीट, फ्लेक्चर टेस्ट कैसे हम लोग करते हैं कंक्रीट का ऊपर, तो इसका सिंपल सा इस्तेमाल हम लोग टेंसाइल लोड, टेंसाइल टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं कंक्रीट कितना टेंशन में स्ट्रांग है। इट इज इनडायरेक्ट टेस्ट, मतलब ये एक इनडायरेक्ट टेस्ट है जिससे हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को चेक करने का। अब बात अगर फ्लेक्चर टेस्ट किस तरह करते हैं तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले कंक्रीट जो 150 यानी 150 में इस डायमेंशन का एक स्लैब बना लेते हैं। उस स्लैब को हम लोग क्या करते हैं, रेमिंग सब स्पेसिमेन, सबसे पहले उसको 24 घंटा 48 आवर्स के लिए क्यूरिंग करेंगे। उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, एक जो होता है टेस्टिंग मशीन पे उसके ऊपर रखेंगे, और फिर नीचे स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इन टेस्टिंग मशीन और द लोड इज अप्लाइड टू सिमिलर रोलर माउंटेड एट द थर्ड पॉइंट, यानी इस तरह करके कुछ मेरा रोलर, और यहाँ से हम लोग लोड अप्लाई करेंगे तो हम लोग का जो फ्लेक्चर टेस्ट हो जाएगा इस तरह से। अब बात करते हैं हम लोग, ये सारा डिफाइन हो चुका है। अब कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। नॉमिनल मिक्स, नॉमिनल मिक्स सिंपल से क्या होता है, इसमें कोई नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स रहता है। सिंपल से अगर छोटा सा कंस्ट्रक्शन वर्क कंक्रीट मिक्सर सिंपल सा करता है, नॉमिनल मिक्स होता है, इसमें लेबोरेटरी टेस्ट कुछ नहीं करते हैं, बहुत आसान होता है, कस्टमर साइड पे बनाना, स्किल पर्सन की जरूरत नहीं है,
और ये हो सकता है तो आपको जितना डिज़ाइन स्ट्रेंथ चाहिए वो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, क्योंकि आपको इसमें कोई लैब टेस्ट तो किया गया नहीं, और ये छोटा-मोटा काम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बात करें डिज़ाइन स्ट्रेंथ, तो आरएमसी में जो बनता है वो डिज़ाइन स्ट्रेंथ बनता है। ये इसका जो होता है लेबोरेटरी टेस्ट का यूज़ करते हैं। बहुत सारा ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट के बाद थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है, स्किल्ड पर्सन का ज़रूरत होता है डिज़ाइनिंग्स में। और ये जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ चाहिए, उतना तो मिलता है और साथ-साथ इकोनॉमिकल होता है। कंसिस्टेंसी एंड होमोजेनिटी। कंसिस्टेंसी क्या होता है? कितना कंसिस्टेंसी, रिलेटिव मोबिलिटी और एबिलिटी ऑफ द फ्रेश कंक्रीट, मतलब कि बिना सेग्रीगेट और ब्लीडिंग किए हुए फ्लो जो कितना फ्लो आसानी से कर सकता है बिना ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन को, वो होता है कंसिस्टेंसी। होमोजेनिटी होता है यूनिफॉर्म और स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म और स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन सीमेंट एग्रीगेट एंड वाटर। सेग्रीगेशन बात कर चुके हैं, ब्लीडिंग क्या होता है? सेग्रीगेशन सेपरेशन ऑफ एग्रीगेट्स एंड अदर इंग्रेडिएंट फ्रॉम ईच अदर, यानी सेग्रीगेशन सेपरेशन होता है। और ब्लीडिंग भी एक तरह से सेपरेशन, लेकिन इसमें क्या वाटर सेपरेशन होता है रिमेनिंग मास से। और रीजन इसका क्या होता है? सेग्रीगेशन का रीजन हो सकता है कि आप इम्प्रॉपर मिक्सिंग किए हैं, प्लेसिंग 1.5 मीटर से अगर ऊपर से ज़्यादा हाइट से प्लेसिंग करिएगा, कंक्रीट को नीचे फेंकिएगा, तो वहाँ भी सेग्रीगेट हो जाता है, स्लरी अलग हो जाता है और एग्रीगेट अलग हो जाता है। और मैक्स कंक्रीट पोरस, इसके कारण सेग्रीगेशन के कारण क्या होता है? कंक्रीट पोरस हो जाता है, चूंकि सब सेपरेशन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेपरेट हो गया, जिससे स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है। ब्रीडिंग हो जाता है, इसका रीजन होता है ओवर वाइब्रेशन, अगर कंक्रीट को ज़्यादा वाइब्रेट कीजिएगा तो ब्रीडिंग हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा? हनी कॉम्बिंग आ जाएगा आपके स्ट्रक्चर में, जिससे स्ट्रेंथ घट जाएगा। इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है ब्रीडिंग को, जबकि हम लोग को थोड़ा सा अगर सेग्रीगेशन हो तो रिपेयर किया जा सकता है। रिटार्डर और एक्सीलेटर, रिटार्डर का यूज क्या होता है? रिटार्ड मतलब देखिए, एक्सीलेट क्या होता है? किसी चीज को बढ़ाना, बढ़ाना क्या होता है? रिटार्डर केमिकल यूज फॉर रिड्यूसिंग। एक्सीलेटर का यूज करते हैं सेटिंग टाइम को घटाते हैं, और सेटिंग टाइम को जैसे सेटिंग टाइम घट रहा है, यानी सेटिंग जल्दी हो रहा है। सेटिंग और सेटिंग टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेटिंग होता है कि वो प्रोसेस, उस प्रोसेस को जल्दी करना है, एक्सीलरेट करना है, तो उसका जो टाइम होता है उसको कम करना होगा। तो टाइम कम करने के लिए एक्सीलरेटर यूज करते हैं। इससे क्या सेटिंग टाइम कम होता है और सेटिंग बहुत जल्दी हो जाता है। रिटार्डर में क्या होता है? सेटिंग टाइम बढ़ता है और इसका जो प्रोसेस जो होता है सेटिंग का, वो स्लो हो जाता है, तो जिसके कारण सेटिंग टाइम बढ़ जाता है। ये हॉट वेदर में यूज करते हैं रिटार्डर, और इसको कोल्ड वेदर में यूज करते हैं। इसका एग्जांपल सोडियम ग्लूकोनाट, जिप्सम या रिफाइंड सिलिकेट्स। रिहेबिलिटेशन एक प्रोसेस है कि बिल्डिंग को उसी इनिशियल स्टेट में लेकर ना, रिहेबिलिटेशन। और रेट्रोफिटिंग एक टेक्निक है जिससे बिल्डिंग को इन रिट्रोस्पेक्ट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए बिल्डिंग को इम्प्रूव किया जाता है। दोनों तरीका। आरएमसी एंड सीएमसी क्या होता है? रेडी मिक्स प्लांट और सेंट्रल मिक्स प्लांट। यहाँ पे मतलब कि सारा इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हैं, वाटर छोड़ देते हैं, और सेंट्रल मिक्स प्लांट में जब जाता है वहाँ पे हम लोग इंग्रेडिएंट के साथ वाटर को मिक्स करते हैं। कोल्ड वेदरिंग, हॉट वेदरिंग, कंक्रीटिंग एंड कोल्ड वेदरिंग। अगर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर आप अपना कंक्रीटिंग ऑपरेशन 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे कम पे कर रहे हैं 3 दिन से, तो उस वहाँ उस तरह कंक्रीटिंग जो होगा कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग कहते हैं। और अगर 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम, तो उसको कहते हैं कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। और इसका जो प्रोफेशनल सेटिंग टाइम होता है 21 डिग्री सेल्सियस पे 6 आवर्स होता है, बहुत स्लो सेटिंग होता है। अगर कंक्रीटिंग ऑपरेशन आप कर रहे हैं 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो उसको कहते हैं हम लोग हॉट वेदर कंक्रीटिंग। इट ऑल्सो अफेक्ट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। इससे हम लोग का कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट पड़ता है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। कीप रिवाइज।